नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। नीतीश और लालू जी का धन्यवाद करते हुए आज डीएनए की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद इसलिए क्योंकि परिवार की अवधारणा बदलने का खतरा मंडरा रहा था। जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक परिवार एकजुट कैसे रह सकता है। छोटा परिवार से लेकर बड़ा परिवार तक पर निबंध लिखने के दौरान किसी ने कभी ये नहीं लिखा कि दोनों में कलह की समानता भी है। किसी ने ये नहीं लिखा कि त्योहार के अवसर पर चोरी छुपे कंपटीशन की भावना भी होती है। चुनाव भी लोकतंत्र का त्योहार ही कहलाते हैं। इसलिए नीतीश जी और लालू जी का परिवार अब जाकर देखिए व्यवहारिक रूप से परिवार लग रहा है। जहां किस बात को लेकर लड़ाई है समझना मुश्किल है। पिता की संपत्ति पर दो भाइयों की लड़ाई की तरह बिहार में जन समर्थन पर अधिकार को लेकर दोनों दलों के नेता एक ही घर में रहकर आमने सामने आ चुके हैं। जैसे परिवार में बंटवारे के बाद घर में शादी का कार्ड भेजने वाले जिस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी तरह जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता भी आजकल कंफ्यूज हैं कि कहां कार्ड भेजें। आदरणीय के बाद किसका नाम लिखें समझना मुश्किल है। कांग्रेस को त्याग का पाठ पढ़ाने वाले जेडीयू के नेता अब खुद ही त्याग करने के मूड में नहीं है। केसी त्यागी साहब, उनके नाम में भी त्याग है, कह रहे थे कि परिवार की बागडोर नीतीश कुमार ही संभालेंगे। लालू जी को लगता है कि नीतीश की राजनीति का अपार्टमेंट उन्हीं की जमीन पर है, इसलिए साथ आए तो नाम उन्हीं का लगेगा। दरअसल ये सारा खेल नाम को लेकर ही है। कोसी त्रासदी को लेकर कमेटी से लेकर सरकार तक का नाम लोगों के जहन में दर्ज है, पर वहां नई समस्या शुरू हुई है जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के विषय में सवाल पूछने पर पढ़ रहा था कि अरुण जेटली ने कहा कि हम मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई को मंजूरी दे रहे हैं, पर बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। आश्चर्य है, सरकार में होते हुए भी नहीं चाहती है। तो ये तो कांग्रेस के जमाने का फैसला है, अरुण जेटली कह रहे थे। यानी यहां भी नाम वाला मामला है, कांग्रेस का काम मोदी जी के नाम के साथ। तो आज कुछ ऐसे ही नाम और पहचान वाली खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए की शुरुआत कर रहे हैं हम आज बिहार की राजनीति के साथ। जेडीयू और आरजेडी के संबंधों की पहेली के बीच दो अहम बयान आज आए। शरद यादव और केसी त्यागी दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने साफ लहजे में कहा कि विलय हो चुका है और जो चुनाव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं इस पर एक तरीके से चुप्पी लगाने की कोशिश ही, कहा मर्जर के तहत ही जाएंगे। देखिए। नहीं, ये सब बातें छोड़ दीजिए, मर्जर हो चुका है, जनता इसको समझ जाएगी। सर, ये सस्पेंस तो बना हुआ है कि आपसे जब हम आप क्यों कंफ्यूजन में हम आप जब कह रहे हैं आपसे कि मर्जर यानी साफ ऐलानिया हो चुका है और मुलायम सिंह जी को सब तरह की जिम्मेदारी और फैसला देने की ताकत दी है। मर्जर में लड़ेंगे या गठबंधन? जब पार्टी मर्ज हो चुकी तो और क्या है, एक सिंबल पे चुनाव होगा। यानी ये भी क्यों बताने की जरूरत है, जब पार्टी एक हो गई, मर्ज हो गई तो क्या होगा। पार्टी के नेता का चयन हो गया सर, लेकिन सर नेता का चयन हो गया। गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया था उस बयान को किस तरह से? नहीं, हर आदमी के बयान पे बयान नहीं देते हैं। गठबंधन में लड़ेंगे या मर्जर में सर, ये तो वो तो पहले बता दीजिए। मर्जर हो गया फिर क्या मतलब है गठबंधन का? चुनाव होगा या गठबंधन में चुनाव? मर्जर में चुनाव होगा। मर्जर में चुनाव। शरद यादव साहब जो कह रहे हैं वो सही भी है और गलत भी। सही इसलिए क्योंकि दिल्ली की तस्वीर याद कीजिए। हाथों में हाथ लिए नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव सभी एकजुटता का संदेश दे रहे थे। मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए गए थे। तस्वीर के बाद ही लगातार ऐसे बयानों का सिलसिला जारी है, जिससे पता चलता है कि यह फैसला बिना तैयारी के हुआ। इसमें बीजेपी को रोकने का मकसद तो है, पर कोई रास्ता नहीं है। नीतियों या विकास को लेकर या विकल्प के सवाल तो दूर दूर तक इसमें नहीं दिखाई देते। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस मोर्चे में इतने सवाल तैयारी के अंदर ही हैं कि लड़ाई में दिशा भटकना तय माना जाए? अहम सवाल यह भी है कि विलय की बात कौन कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते नजर आए थे राम गोपाल यादव, ये आप भी जानते होंगे कि विलय के बिना चुनाव में जाए तो बेहतर होगा। तकनीकी पेंच फंस रहा है। और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी संकेत दे चुके हैं कि गठबंधन के तहत ही चुनाव में उतरेंगे। इसलिए सवाल यह है कि क्या विलय को लेकर जेडीयू एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां ना उसे उगलते बन रहा है ना निगलते। दूसरी अहम बात यह भी है कि क्या विलय को लेकर साथियों का लचरुख नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने के लिए है? इज इट अ काइंड ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स? क्योंकि आरजेडी की तरफ से सीट की मांग हो चुकी है, बड़ा दल होने का दावा भी किया जा चुका है। रघुवंश बाबू का बयान आपको याद होगा। ऐसे में क्या नीतीश कुमार मोर्चे में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं और आगे इससे निकलने का रास्ता ढूंढे तो बहुत आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। लेकिन विलय की स्थिति में बिहार में चेहरा कौन होगा? इस सवाल पर अभी तक जेडीयू और आरजेडी के नेता यह कहते थे कि हम बैठकर तय करेंगे कि नेता कौन होगा। पहली बार केसी त्यागी साहब खुलकर इस मुद्दे पर बोलते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे उनके विचार से। देखिए।
देखिए, सब मिल के तय करेंगे। मुझसे पूछते हो तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सब लोगों से पूछेंगे तो सबकी मर्जी से काम करें। आप क्या करेंगे? मैं तो बता चुका अपनी इच्छा। जेडीयू की एक नीति शुरू से रही है कि सब कुछ मंजूर है, पर नीतीश कुमार के नाम से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। अब क्योंकि आरजेडी को लगता है कि उनके समर्थकों का एक तबका हमेशा उनके साथ रहता है, जो चुनाव में साथ देता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किसके साथ जो नतीजे आते हैं वो बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है। आरजेडी को लगता है कि उनके समर्थक उनके साथ हमेशा हैं। तो जेडीयू के नेताओं के लिए नीतीश ही सर्वमान्य नेता है, ऐसे बयान आप लगातार सुनते हैं। जेडीयू के मुताबिक नीतीश की छवि के सहारे वो बीजेपी से लोहा ले सकती है, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। यहीं से ईगो क्लैश की स्थिति शुरू होती है। आपको याद होगा दिल्ली में लालू प्रसाद यादव का एक अहम बयान, हम सब एक हो चुके हैं, किसी में कोई ईगो क्लैश नहीं है। उस वक्त भी यह सवाल था कि क्या आगे नेता के नाम पर सहमति बनेगी। चलिए ये भी मान लिया कि मुलायम सिंह को नेता मानने के लिए जेडीयू के नेता तमाम हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, बिहार में कहेंगे कि ठीक है हमारे अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही रहेंगे। पर क्या लालू यादव को जेडीयू के कार्यकर्ता बागडोर थामते स्वीकार करेंगे? और यही सवाल आरजेडी के लिए है कि क्या आरजेडी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को नेता के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि दोनों दलों के नेता भी जानते हैं कि लालू और नीतीश की राजनीतिक शैली बिल्कुल अलग है। बिहार में भविष्य की राजनीति को देखते हुए जहां लालू के स्टैंड करने के लिए एक जगह चाहिए, वहीं नीतीश को बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत चाहिए। ऐसे में अगर आज नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की या नीतीश कुमार आज कॉम्प्रोमाइज करते हैं पॉलिटिकली, तो भविष्य को लेकर एक सवाल रहेगा। क्योंकि लालू के पीछे चलने पर बीजेपी उन्हें आसानी से घेर सकेगी, कहेगी लालू के पीछे नीतीश चल रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि केसी त्यागी इसी आगे की राजनीति को साधने के मकसद से नीतीश कुमार का नाम एक कदम आगे कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? इस बात की भी संभावना है कि अगर आगे लालू और नीतीश साथ नहीं जाते हैं मान लीजिए, तो जवाब के तौर पर केसी त्यागी का जो बयान है वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा। जेडीयू आसानी से जनता से कहेगी कि हमें तो लालू का नेतृत्व स्वीकार नहीं था और वो कह रहे थे कि हमारे साथ चलिए, इसलिए हमने विलय को बीच में रोक दिया या गठबंधन से बाहर निकला। जो भी है, इतना तय है कि चुनाव के लिए वक्त बहुत कम है और राजनीति इस मुद्दे पर ज्यादा हो रही है। बिहार के सियासी गलियारे में कई कंफ्यूजन है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है। यहाँ सियासत पल पल बदल रही है। फिलहाल जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये तय कर पाना मुश्किल है कि अगले 4-5 महीने में कौन किसके साथ होगा। ये बताने के हालात में कोई नहीं है कि किसके अगुवाई में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि बिहार की सियासत में ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है। बिहार में क्या राजनीति होगी, क्या राजनीतिक गठबंधन होगा, इसी पर अभी फैसला होना बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कन्फ्यूजन की एक बड़ी वजह कई बड़े नेताओं का पार्टी और मोर्चा बनाकर मैदान में उतरने का ऐलान भी है। मुझे लगता है ये पहली दफ़ा एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें बहुत सारी पार्टियां चुनाव में होंगी। और जैसा लोगों को लग रहा था कि ये बाइपोलर इलेक्शन पूरी तरह से होगा, मुझे एक खतरा लग रहा है कि शायद चुनाव के कैंपेन के दौरान ही ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि ये चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर नहीं रह जाएगा। बिहार में सियासी कन्फ्यूजन पर राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने तर्क हैं। अब सवाल ये है कि बिहार की राजनीति को इस हाल में लाने वाला कौन है। राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी इसके लिए किसी एक नेता और परिस्थिति को जिम्मेवार नहीं मानते। ये अस्पष्टता पैदा की तब जब वो बीजेपी से अलग हुए। उसके बाद दूसरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ जब उन्होंने विलय की बात की और विलय नहीं हो पा रहा अभी तक। स्वाभाविक रूप से ये कन्फ्यूज़न दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा रोचक तथ्य यह है कि इस बार जो भी प्रमुख पार्टी मैदान में होगी वो पिछले 5 साल में कभी न कभी सत्ता का हिस्सा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किसके खिलाफ होगा। इस चुनाव में मूलतः आइडियोलॉजी कहीं नहीं रह जाएगी। ये अद्भुत चुनाव होगा जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही होंगी जो पिछले 5 वर्षों में सरकार में रही हैं। ऐसा शायद देश में भी बड़ा रेयर एग्जाम्पल मिलेगा।
कि चुनाव में वो तमाम दल होंगे जो पिछले 5 सालों में सरकार में भी रहे हैं। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी किनके साथ काम करेगा, कितना काम करेगा, ये जरूर रिसर्च का विषय होगा। इस सियासी कंफ्यूजन के बीच जनता को ये तय करना है कि वो वोट किसे देंगे। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। एक बहुत ही छोटा सा विराम, लौटेंगे तो ये भी चर्चा करेंगे कि अगर आप पटना में रहते हैं तो क्यों आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बहुत ही छोटे से विराम के बाद। कोसी नदी हर साल बिहार में कहर ढाती है। यही वजह है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी इलाके में तबाही कम हो, इसको लेकर एंटी इरोजन कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इस योजना का भी वही हाल है जो दूसरी सरकारी योजनाओं का होता रहा। इस काम में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। इंजीनियर, ठेकेदार, नेता और अधिकारियों की चौकड़ी करोड़ों की चपत लगा रही है। राहत और बचाव के नाम पर करोड़ों के वारे नारे खुद कर रहे हैं। कैसे स्परों के मरम्मत के नाम पर लूट हो रही है और लोगों के जान माल से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, आइए दिखाते हैं। सरसा से संवाददाता मुकेश सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाएंगे। इसी इलाके में हर साल बाढ़ आती है। पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर सैकड़ों गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अभी हम एक खास नजारा अपने दर्शकों को दिखाने लाए हैं। अभी एंटी इरोजन का काम चल रहा है। इसमें किस तरह से करोड़ों की लूट मची हुई है, हम इसी का खुलासा करने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यह बालू है और इसी बालू से जो है इस स्पर को बनाया जा रहा है। सख्त मिट्टी से इसका निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन इसका निर्माण हो रहा है बालू से। पूरी तरह से लूट मची हुई है। हम अपनी बाईं तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से पिछले साल यह स्पर ध्वस्त हो गया था। कोसी की तेज धार ने इसे लीन लिया था। सामने का नजारा देखिए, वह पूर्वी कोसी तटबंध का नजारा है। आप सामने का नजारा देखें, वह पूर्वी कोसी तटबंध का नजारा है। अभी इसमें पानी नहीं उतरा है। अभी देखिए कोसी का पानी अभी नहीं आया है इसमें, और अभी काम चल रहा है एंटी इरोजन का। सामने का जो नजारा है आप देख सकते हैं कि वहां नायलॉन क्रेटिंग किया गया है, बोल्डर क्रेटिंग कहीं नहीं किया गया है। और हद की इंतहा है कि जो अभी स्पर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर में करोड़ों के बोल्डर दबे हुए हैं, और इस करोड़ों के बोल्डर को पहले निकाला जाना चाहिए था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस कदर से लूट मची हुई है। अरबों करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है, और कहीं भी जो इंतजामात कहेंगे वो लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं स्थानीय जो इस हालात को लेकर हम चाहेंगे कि वह खुल करके बोले। आप इस तरह की घटना यहाँ घट रही है, करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है, और आप लोग खामोशी से तमाशबीन है। ऐसा क्यों? तमाशबीन हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग की आवाज़ को ये अभिकर्ता, संवेदक, ठेकेदार और ये अधिकारी जो जल संसाधन विभाग के हैं और जनप्रतिनिधि, तीनों के गठजोड़ के कारण दब जाती है। हम लोग की आवाज़ कुंद हो जाती है इन तीनों के गठबंधन से, और हम लोग तो पीड़ित हैं ही कोसी की ओर से। जब पानी आती है तब हम लोग तबाही में आ जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लूट की दरिया बह रही है, और तमाम अधिकारी, अभियंता, सारे लोग जो है इस दरिया में गोते लगा रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी यहाँ फंसी हुई है। अगर उनकी जिंदगी बच जाती है तो समझिए कोसी मेहरबान है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। कोसी के कहर से बचाव के नाम पर कैसे लूट का खेल चल रहा है, इस मुद्दे पर बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कोसी के बारे में। कोसी नदी हिमालय से निकलती है, जो नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ऊपरी पहाड़ी इलाके से निकलने के कारण बरसात में इसका बहाव सामान्य से 18 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि कोसी तेज बहाव के साथ जमीन की ऊपरी परत को गाद के तौर पर, गंदगी के तौर पर ले आती है। मैदानी इलाकों में बहाव कम होने से ये गाद नदी की सतह पर जमा होने लगते हैं। ऐसे में वर्षा होने पर नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है और नदी अपना प्रवाह क्षेत्र या मार्ग कहिए बदलने लगती है। इस वजह से बाढ़ आती है। पिछले 100 सालों में नदी अपने मार्ग को 200 किलोमीटर तक बदल चुकी है। नदी के मार्ग बदलने और बरसात में जल स्तर बढ़ने से कोसी अपने प्रवाह क्षेत्र में भारी तबाही लेकर आती है। साल 2008 सभी को याद होगा। 2008 में तटबंध टूटने के से देखिए क्या हुआ। 43 लाख लोग प्रभावित हुए। बिहार सरकार के काम पर सवाल उठे थे। तटबंधों के निर्माण में अनियमितता की बात सामने आई।
2008 जैसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार बांध और स्परों के मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन यहां काम किस तरह से हो रहा है, यह हमने आपको अभी हकीकत दिखाया। हमारा सवाल सरकार से है, सिस्टम से है, आखिर कब तक लोगों की जान की कीमत पर लूट का यह खेल चलता रहेगा। बहुत छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। अब एक बेहद अहम खबर। अगर आप पटना में रहते हैं और गर्मी में घर से निकलना आपकी मजबूरी है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पटना में हवा और पानी पहले से ही खतरनाक है, अब यहाँ सूर्य की किरणें भी खतरनाक हो चुकी हैं। यहाँ सूर्य की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण के पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है ताकि आप अल्ट्रावायलेट रे के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से खुद को बचा सकें। आपको बता दें कि पिछले 6 माह से मौसम विभाग की ओर से पटना के वातावरण से सूर्य की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट रे की रिकॉर्डिंग यूवी रेडियो मीटर के माध्यम से हो रही है। इसमें कई दिन धूप में अल्ट्रावायलेट रे की मौजूदगी पाई गई है। 1 से 10 मई तक के आंकड़े से पता चलता है कि यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज अपने नॉर्मल लेवल से 5 पॉइंट अधिक हैं। 2 और 3 मई को तो अल्ट्रावायलेट रेज का लेवल 6 और 7 पॉइंट अधिक था नॉर्मल से। इसी तरीके से 4 मई को 5 पॉइंट, 5 मई को 3 पॉइंट और 9 मई को 1 पॉइंट बढ़ा हुआ पाया गया। आइए अब आपको बताते हैं अल्ट्रावायलेट रे के बारे में। अल्ट्रावायलेट एक किरण है जो सूर्य से निकलती है। इस खतरनाक किरण को पृथ्वी तक आने में या आने से रोकने के लिए वायुमंडल की एक परत रोकती है, इसे जिसे ओजोन कहते हैं। पढ़ा होगा आपने स्कूल डेज में। ओजोन परत के नुकसान होने पर यह किरण सीधे धरती पर पहुंच सकती है और इसका नुकसान सीधे तौर पर लोगों को होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों की 2 कैटेगरी होती है, यूवीए और यूवीबी। यूवीए किरणें ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि ये त्वचा पर लंबे समय तक रहने वाले असर छोड़ देती हैं, स्किन रिलेटेड डिसीज हो जाती है। दूसरी ओर यूवीबी किरणें सनबर्न और फोटो एजिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। चेहरा जल जाता है लोगों का। पटना के ऊपर ओजोन लेयर कमजोर होता जा रहा है, जिससे यहां धरती के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंच रही हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मौसम विभाग 3 चरणों में करता है। वो ABC हैं। 24 घंटे हो रही इस रिकॉर्डिंग में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पड़ने वाली किरणों के आंकड़े दिए जाते हैं। यूवी किरण बी का सामान्य लेवल 20 से 21 मिलीवाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हाल के दिनों में पटना में ये नॉर्मल से अधिक पाया गया है, इसलिए चिंता का विषय है। धूप में अल्ट्रावायलेट रे की मौजूदगी से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इन किरणों के प्रभाव से गोरे स्किन में सांवलापन आता है। समय से पहले स्किन में सिकुड़न और झुर्रियां आने लगती हैं। त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जेनेटिक बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। शरीर को सीधे तौर पर, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तौर पर कह सकते हैं, दोनों तरीकों से नुकसान होता है। कहा जाता है कि सावधानी ही बचाव है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आप खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे के प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। आज इतना ही। दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।